गुड मॉर्निंग टू ऑल। मॉक टेस्ट नंबर 3 में आप सभी का स्वागत। इस मॉक टेस्ट में टॉप 50 प्रश्न आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं और आपको वन बाय वन प्रैक्टिस करने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हम लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, तोते की सबसे अधिकतम उम्र क्या है? तो आप देखेंगे पहला ऑप्शन हमारे पास 90 वर्ष, दूसरा है 25 वर्ष, तीसरा है 500 वर्ष और चौथा है 140 वर्ष। तो आपका आंसर हो जाएगा 140 वर्ष। एक कंसेप्ट है कि कौवा और तोता जो है वो दोनों साइज में एक जैसे होते हैं, लेकिन दोनों की जो उम्र है वो अलग अलग होती है। कौवे की 15 वर्ष होती है और तोते की 140 वर्ष होती है। यानी जो साइज है उसका उम्र से कोई संबंध नहीं होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। शब्द होमोथेलिक एवं मोनोसियस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है द्विलिंगी अवस्था के लिए, दूसरा ऑप्शन है एकलिंगी अवस्था के लिए, तीसरा स्टेमिनेट पुष्प के लिए और चौथा पिस्टिलेट पुष्प के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा द्विलिंगी अवस्था के लिए। इसी प्रकार से हेट्रोथेलिक और डायोसियस शब्द का प्रयोग हम एकलिंगी अवस्था के लिए करते हैं। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आप लोग ध्यान देंगे। स्टेमिनेट पुष्प का हमारा मतलब है ऐसे पुष्प जिसमें केवल एंथर पाए जाएंगे, केवल मेल पार्ट होगा। और पिस्टिलेट पुष्प से हमारा मतलब है जिसमें केवल फीमेल पार्ट पाया जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है? तो आप लोगों को देखना है कि कौन सा क्रम इसमें सही हो जाएगा। तो सही क्रम की अगर मैं बात करूं तो आप बिल्कुल ढंग से इसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सी वाला क्रम है वो सही है। युग्मक जनन होगा, सबसे पहले युग्मकों का निर्माण होगा, फिर संयुग्मन होगा यानी वो मिलेंगे, फिर युग्मनज बनेगा और फिर भ्रूण जनन पाया जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो थर्ड वाले प्रश्न में राइट हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमारे लिए, प्राणियों में यौन अवस्था के बाद क्या आता है? तो प्राणियों में यौन अवस्था के बाद बिल्कुल आप ढंग से देखेंगे कि कायिक अवस्था आती है, प्रजनन अवस्था आती है, प्रौढ़ावस्था आती है या वृद्धावस्था आती है। तो यौन अवस्था आने के बाद प्रजनन अवस्था आएगी, प्राणी प्रजनन करना शुरू करेंगे और फिर वृद्धावस्था या प्रौढ़ावस्था आती है या जीर्णता आती है। तो आप ध्यान देंगे इस प्रश्न के ऊपर। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, किसमें तिर्यक द्विविखंडन पाया जाता है? मोनोसिस्टिस में, प्लाज्मोडियम में, प्लेनेरिया में या सिरेटियम में? तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये, डायरेक्ट आपको आंसर याद रखना है। सिरेटियम जो है उसमें ऑब्लिक बाइनरी फिशन या द्विविखंडन पाया जाता है। प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिशन होता है, आप लोग जानते ही हैं। प्लेनेरिया में रीजनरेशन की काफ़ी अच्छी कैपेसिटी पाई जाती है, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। पीडोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है? पीडोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है? तो पीडोजेनेसिस अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन हमारे पास टीनिया, दूसरा ऑप्शन हमारे पास फेसियोला, तीसरा है राना, चौथा तितली। तो आपको आंसर लगा देना है फेसियोला में पीडोजेनेसिस पाया जाता है। यानी लार्वा अवस्था में जनन होना पीडोजेनेसिस कहलाएगा। तो पीडोजेनेसिस जो है वो फेसियोला में पाया जाता है। यदि नर आकारिकी में मादा से भिन्न हो तो इसे हम क्या कहते हैं? हेट्रोगेमी, होमोगेमी, लैंगिक विरूपता या हर्माफ्रोडाइटिज्म? तो आपका आंसर हो जाएगा लैंगिक विरूपता। नर आकारिकी में मादा से भिन्न हो तो उसे लैंगिक विरूपता हम कहेंगे। पार्थिनोजेनेसिस पाया जाता है एक्सोलोटल लार्वा में, स्पोरोसिस्ट एवं रेडियल लार्वा में, सर्केरिया में, मेरासीडियम में। तो आप देखेंगे पार्थिनोजेनेसिस जो है वो स्पोरोसिस्ट और रेडियल लार्वा में पाया जाता है। अनिषेक जनन, अनिषेक जनन यानी बिना निषेचन के जो जनन होता है उसे हम पार्थिनोजेनेसिस कहेंगे, और ये स्पोरोसिस्ट और रेडियल लार्वा में मिलता है। तो दोनों लार्वा आप याद रखेंगे, और दोनों जो लार्वा है वो फेसियोला हिपेटिका के लार्वा है, स्पोरोसिस्ट और रेडियल लार्वा। निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओवोविविपेरिटी पाई जाती है? मुर्गी में, प्लेटिपस में, इकिडना में? तो मुर्गी अंडे देती है, ओवोविविपेरिटी नहीं मिलेगी। प्लेटिपस में भी ओविपेरस कंडीशन मिलती है और इकिडना में भी मिलती है। तो रेटल स्नेक, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, रेटल स्नेक में ओवोविविपेरिटी पाई जाती है।
घरेलू मक्खी के मियोसाइट्स में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो घरेलू जो मक्खी है उसके मियोसाइट्स में गुणसूत्रों की संख्या, डायरेक्ट आपको आंसर लगा देना है। ऑप्शन आप देखिए 8, 12, 34, 21, तो आपका आंसर हो जाएगा 12। पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन स्टोलोन के द्वारा, ऑफसेट के द्वारा, रनर के द्वारा, सकर के द्वारा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑफसेट के द्वारा पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन पाया जाता है। और यही ऑफसेट आपको जलकुंभी या आइकोर्निया में भी दिखाई देता है, वाटर हाइसिंथ में भी ऑफसेट आपको मिलेंगे। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, वाटर हाइसिंथ जिसे टेरर ऑफ बंगाल भी हम कहते हैं, जलकुंभी भी हम कहते हैं। आम के फल में खाने वाला भाग, ये प्रश्न आया हुआ भी है, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंत फल भित्ति, इनमें से कोई नहीं, तो हम मध्य फल भित्ति को खाते हैं आम के अंदर। समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है? कायिक कोशिकाओं में, जनन कोशिकाओं में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं, तो केवल सोमेटिक सेल से कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन पाया जाता है। जनन कोशिकाओं में मियोसिस होता है या अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। तो ये आप ध्यान देंगे थोड़ा सा। बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया पार्थेनोकार्पी कहलाती है। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डायरेक्ट डेफिनेशन से ये प्रश्न है। इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं पाया जाता है। पहला ऑप्शन है पक्षी में, दूसरा है मेंढक में, तीसरा स्तनपायी में, इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा मेंढक में, क्योंकि मेंढक में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मिलता है। मेंढक अपने अंडे पानी के अंदर देता है और फर्टिलाइजेशन जो होता है वो पानी के अंदर होता है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फ्रॉग में मिलेगा। द्विविखंडन एक प्रकार का कायिक प्रवर्धन है, अलैंगिक जनन है, लैंगिक जनन है, इनमें से कोई नहीं। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। तो द्विविखंडन अलैंगिक जनन का एक प्रकार है, जो कि एक कोशिकीय जीवों में जनन की या सेल डिवीजन की विधि है। इनमें से कौन अंडज है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो जो अंडज है, इकिडना, कंगारू, गाय, इनमें से कोई नहीं, तो एकिडना जो है वो आपका अंडज मैमल है। एक्सेप्शन है मैमल के अंदर ये, तो आप ध्यान रखेंगे। इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं, केवल एक बार पुष्प करने वाला जो प्लांट है वो कौन सा है? तो बांस, आम, ताड़, इनमें से कोई नहीं, तो बांस अपने जीवन काल में केवल एक ही बार फ्लावरिंग करता है। निम्नांकित में कौन द्विगुणित है? आप देखेंगे पराग अगुणित होता है, अंड अगुणित होता है, एवं भी दोनों अगुणित है। और जो युग्मनज है, नर और मादा युग्मक के समेकन के बाद जो युग्मनज जाइगोट बनता है वो द्विगुणित संरचना होती है। फल का बीज चोल खाया जाता है, किसके अंतर्गत हम फल का बीज चोल खाते हैं? शरीफा में, लीची में, जायफल में, इनमें से सभी। तो इन सभी फ्रूट का हम बीज चोल खाते हैं। बिल्कुल आप ध्यान से इसे पढ़ेंगे, अच्छा प्रश्न है। समयुग्म की अवस्था किस में पाई जाती है? तो समयुग्म की आइसोगेमी किस में मिलती है? आवर्त बीजों में, अनावर्त बीजों में, शैवालों में, इनमें से सभी में। तो शैवालों में आइसोगेमी पाई जाती है, समयुग्म की अवस्था पाई जाती है। अंड प्रजक निम्नांकित में कौन है? ओविविपेरस, सर्प, मगरमच्छ, मुर्गी, इनमें से सभी। ओविपेरस नहीं, ओविपेरस, सॉरी। अंड प्रजक का मतलब हो गया अपना अंडे देने वाले या ओविपेरस। तो सर्प भी अंडे देता है, मगरमच्छ भी अंडे देता है और मुर्गी भी अंडे देती है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी, सभी ओविपेरस एनिमल्स है। निम्नांकित में से कौन सत्य फल है? ट्रू फ्रूट, जो ओवरी से बनेगा। और ओवरी के अलावा अगर थैलेमस वाला जो पार्ट है या दूसरे भाग भी फ्रूट बनाने में मदद करते हैं तो वो फॉल्स फ्रूट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सत्य फल हो जाएगा आपका वो हो जाएगा कोकोनट, नारियल। बिल्कुल आप ध्यान देंगे। और बाकी के तीनों जो फ्रूट है वो फॉल्स फ्रूट में आ जाएंगे। तो आपको फॉल्स फ्रूट भी ध्यान रखना है और ट्रू फ्रूट भी ध्यान रखना है। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो मुकुलन बडिंग हाइड्रा में भी होती है और एक यीस्ट में भी होती है। तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा यीस्ट। निम्नांकित में से कौन फॉल्स फ्रूट है? तो अभी अपन ने देखा ही था,
ऑप्शन में सेब, आम, केला, इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा सेब या एप्पल के अंदर फॉल्स फ्रूट अवस्था पाई जाती है। आम और केला ट्रू फ्रूट के अंदर आते हैं। इनमें द्विविखंडन किसमें पाया जाता है? जलकुंभ में, कमल में, अमीबा में, सर्प में। तो द्विविखंडन अमीबा में पाया जाता है। एक कोशिकीय जीव अमीबा द्विविखंडन के द्वारा जनन करता है। जेम्यूल्स किस में बनते हैं? हाइड्रा में, स्पंज में, ईस्ट में, इनमें से सभी में। तो स्पंज में जेम्यूल्स पाए जाते हैं। तो ये आप ध्यान देंगे, ये इंटरनल बर्ड्स होती है स्पंजों के अंदर और जनन में सहायता करती है। स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है स्पंजों की। लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है, अभी हमने देखा था, तो लीची का खाया जाने वाला भाग बीज चोल कहलाता है। लीची में हम बीज चोल को खाते हैं। डायरेक्ट आंसर है, अभी हमने पहले भी ये प्रश्न किया हुआ है। बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? तो बिना निषेचन के फल निर्माण को डायरेक्ट आंसर है अनिषेक जनन हम कहेंगे। निम्नलिखित में सही का चुनाव करना आपको। स्पंज का जूस्पोर, पेनिसिलियम में जेम्यूल्स, सवाल में कॉनिडिया, हाइड्रा की कलिका। तो बिल्कुल आप देखेंगे ये रोंग है, ये रोंग है, ये रोंग है, और हाइड्रा में बड पाई जाती है या कलिका पाई जाती है। स्पंजों में जेम्यूल्स होते हैं, शैवालों में जूस्पोर मिलेंगे, और पेनिसिलियम में कॉनिडिया पाया जाता है। शुगर केन ईख में ग्राफ्टिंग नहीं की जा सकती, उसका क्या कारण है? वेस्कुलर बंडल बिखरे हुए होते हैं, फ्लोएम जाइलम के अंदर की ओर होते हैं, ईख के पौधे कोमल होते हैं, या चोट को सहने में असमर्थ होते हैं। तो बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ के जो वेस्कुलर बंडल वो बिखरे हुए होते हैं शुगर कॉर्न में, तो इनमें ग्राफ्टिंग नहीं हो सकती है, हम ग्राफ्टिंग नहीं कर सकते। किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? द्विगुणित अवस्था को बनाने के लिए, आइडेंटिकल यंग वंश के सृजन हेतु, विकासवाद में कोई भूमिका नहीं, एक गुणित अवस्था को बनाने हेतु। तो आपका आंसर हो जाएगा लैंगिक प्रजनन द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। पुदीने या मिंट में कायिक प्रवर्धन होता है? तो पुदीने और मिंट में पहला ऑप्शन हो जाएगा अंतर भूस्तरी या शकर, दूसरा हो जाएगा ऊपरी भूस्तरी या रनर, तीसरा हो जाएगा ऑफसेट या भूस्तरी, चौथा हो जाएगा राइजोम। तो आपका आंसर हो जाएगा अंतर भूस्तरी। अच्छा प्रश्न है, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 34 के आगे हम बात करते हैं। डॉग का संभावित जीवन काल होता है, कुकुर का, तो 20 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष, तो लगभग 20 वर्ष डॉग का संभावित जीवन काल है। ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आप थोड़े से डाटा भी याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 के आगे हम बात करते हैं। शाख, शायोन और व्रंत स्टॉक पर लगाया जाता है। यस, हम जब ग्राफ्टिंग करते हैं तो शाख को व्रंत पर लगाते हैं। इस प्रकार ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल किसके ऊपर निर्भर करेंगे? तो इस प्रकार लगाए गए वृक्ष के जो फल हैं वो शाख या शायोन के ऊपर निर्भर करेंगे। अच्छा प्रश्न है ग्राफ्टिंग के अंदर। अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया, पहला ऑप्शन है कोशिका चक्र, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन, तीसरा समसूत्री विभाजन। तो आपका आंसर हो जाएगा संयुग्मन या सिनगेमी कहते हैं। में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, किसमें पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है? अगेव और कैलेंचॉय, ब्रायोफिलम और कैलेंचॉय, क्राइजेंथेमम और अगव, अगेव में, एस्पेरेगस और ब्रायोफिलम में। तो हमने देखा है स्टूडेंट्स ब्रायोफिलम का एग्जाम्पल, और उसके साथ आप कैलेंचॉय भी याद रखेंगे। इन दोनों के अंदर पत्तियों के खंडों के द्वारा कायिक प्रजनन पाया जाता है। रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः होते हैं, हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, चमकीले रंगों वाले होते हैं, गुच्छों में खिलते हैं, छोटे होते हैं। डायरेक्ट आपको याद रखना, रात में खिलने वाले जो पुष्प हैं, जैसे रात रानी का फ्लावर है, वो छोटा हो दिखाई देगा, बड़ा नहीं होगा, साइज में छोटा होता है। उभयलिंगी प्राणी है, मुर्गी, सांप एवं भी दोनों केचुआ। तो जो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, उभयलिंगी को हम हर्माफ्रोडाइट भी बोलेंगे, और हर्माफ्रोडाइट आपका केचुआ हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर आपको याद रखना है उभयलिंगी प्राणी। क्वेश्चन नंबर 40 के आगे हम बात करते हैं। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज। ये क्वेश्चन वापस आ गया। युग्मनज जो जाइगोट जो है वो आपकी द्विगुणित संरचना हो जाएगी। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था क्या कहलाती है? तो टाइम पीरियड बिटवीन दी बर्थ एंड नेचुरल डेथ इज नोन एज लाइफ स्पान। तो आप देखेंगे, पहला है जीवन काल, दूसरा जीवन चक्र, तीसरा कायिक अवस्था, चौथा सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा जीवन काल, लाइफ स्पान हम उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास। किसी छोटे टुकड़े
के संपूर्ण शरीर के निर्माण को क्या कहते हैं? किसी छोटे टुकड़े से संपूर्ण शरीर बन जाता है, जैसे कि प्लेनेरिया में होता है। यानी आपको रीजनरेशन का प्रकार यहाँ पर पूछा है कि छोटे से टुकड़े से संपूर्ण शरीर का निर्माण हो जाता है, तो उसे हम मॉर्फोलैक्सिस बोलेंगे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। और एपिमॉर्फोसिस में किसी अंग का निर्माण होगा टूटे हुए टुकड़े से, या जो अंग की कोशिका उससे उसी अंग का निर्माण होगा। ये आप ध्यान देंगे थोड़ा सा। द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? तो द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन, आवर्त बीजों में, अनावर्त बीजों में, टेरिडोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में। तो फ्लावरिंग प्लांट्स आवर्त बीजों में ये पाया जाता है, एंजियोस्पर्म्स में। एंजियोस्पर्म का विशिष्ट लक्षण है डबल फर्टिलाइजेशन का मिलना या ट्रिपल फ्यूजन का पाया जाना। निम्नलिखित में से किसका परागण जल द्वारा होता है? ऑक्जेलिस, कॉमेलिना, जोस्टेरा, वायोला। तो जोस्टेरा में जो परागण पाया जाता है वो जल द्वारा होता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला भी हाइड्रोफाइट्स हैं और जल के द्वारा परागित किए जाते हैं। अनुलमिल्य पुष्प, जिसे इंग्लिश में हम क्लिस्टोगेमस कहते हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर, जो हमेशा बंद रहते हैं, कभी नहीं खुलते, उनमें निश्चित रूप से क्या होता है? स्वपरागित, परपरागित एवं भी दोनों, इनमें से कोई नहीं, केवल उनमें स्वपरागण पाया जाएगा। तो ऐसे पुष्प है जो कभी खिलते नहीं हैं, खुलते नहीं हैं, बंद रहते हैं हमेशा, तो उनमें परपरागण का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आपका आंसर हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। क्वेश्चन नंबर 46 है, एंटेमोफिलस पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? तो चींटी द्वारा, कीट द्वारा, पक्षी द्वारा, हवा द्वारा। तो कीट द्वारा। पक्षी द्वारा जो परागण होता है उसको हम ऑर्निथोफिली बोलते हैं, हवा द्वारा एनिमोफिली, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नारियल में तरल व गद्देदार पदार्थ होता है। नारियल में तरल और जो तरल भाग जो है, जो हम पानी पीते हैं नारियल का, वो भ्रूण, अंतर्भित्ति, भ्रूणपोष, इनमें से कोई नहीं, तो भ्रूणपोष होता है। तो आप थोड़ा इसमें ध्यान देंगे। एंडोस्पर्म होता है वो, जिसे हम पीते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? अच्छा प्रश्न है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होती है वो 21 होती है, यानी उसमें टोटल गुणसूत्र 46 होंगे, और 46 में से जो ऑटोसोम्स हो जाएंगे उनकी संख्या हो जाएगी आपकी 44। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। बिल्कुल आप ध्यान देंगे इसमें। पुष्पीय पौधों के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो फ्लावरिंग प्लांट में जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्राइप्लॉइड होता है, आप लोगों को पता ही है, और ट्राइप्लॉइड होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 3N। युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? अंड जनन, युग्मक जनन, कायिक विभाजन, इनमें से कोई नहीं, तो युग्मक जनन। अंड जनन भी युग्मक जनन का एक प्रकार है, तो युग्मक जनन हम युग्मक बनने की क्रिया को कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये टॉप 50 प्रश्न मैंने इस मॉक टेस्ट में डाले हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।